नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, कैंसर का नाम सुनते ही हम सिरहन सी होने शुरू हो जाती है, यानी हम सिहर उठ जाते हैं, लगता है अब सब कुछ खत्म। लेकिन दर्शकों, चिकित्सा अनुसंधान के इस युग में हर कैंसर का उपचार संभव है। ज़रूरत है सिम्टम्स भांपने की और समय रहते डॉक्टर से परामर्श और इलाज और सलाह लेने की। आज चर्चा का विषय है प्रोस्टेट कैंसर। यानी आज हम आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कि ये प्रोस्टेट कैंसर वास्तव में है क्या, और अगर हम समय रहते लक्षणों को पहचानते हुए डॉक्टर से परामर्श लेने के उपरांत उपचार करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए इलाज संभव है। तो चलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा आपसे साझा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट से मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं, डॉक्टर पवन कौंडल। डॉक्टर पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। डॉक्टर पवन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में प्राचार्य के तौर पर तैनात हैं IGMC शिमला में और सेवाएँ दे रहे हैं। चलिए उनसे जानकारी हासिल करते हैं आज के विषय पर, प्रोस्टेट कैंसर पे। डॉक्टर पवन, मेरा पहला सवाल, इससे पहले कि हम कैंसर पे जाएं, थोड़ा सा प्रोस्टेट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये वास्तव में है क्या। जगजीवन जी, प्रोस्टेट हमारे शरीर में जैसे बाकी हिस्से होते हैं वैसे ही प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जी, जो पेशाब की थैली होती है उसके जो मुंह के पास एक छोटा सा ऑलमोस्ट जो अखरोट का एक छोटा सा अखरोट होता है उस साइज़ का एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जी जी। इसका जो मेन फंक्शन रहता है, इसका अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये रहता है कि ये जो हमारा वीर्य होता है उसमें ये इसमें सिक्रीशंस देता है, और ये सिक्रीशन जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए उसके लिए एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है ये। जी। तो ग्रंथि के बारे में डॉक्टर साहब आपने बताया कि प्रोस्टेट वास्तव में है क्या और फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। ये प्रोस्टेट कैंसर है क्या और कारण क्या होते हैं, क्यों होता है? ये प्रोस्टेट जो कैंसर रहता है, एक तो ये बहुत कॉमन है ये जी। अभी जो, और दूसरा ये जो प्रोस्टेट जिसमें प्रोस्टेट के जो इसमें कोशिकाएं होती हैं, एक स्टेज के बाद वो जो अनियंत्रित होकर जब वो बढ़ने लगती हैं जी, तो वो कैंसर का रूप ले लेती हैं वो। जी। तो एक तो प्रोस्टेट कैंसर की बात तो आपने बताई कि कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पे जो बढ़ना शुरू हो जाए अनकंट्रोल्ड रूप से, तो वो कैंसर का रूप लेती है। लेकिन कारण क्या है डॉक्टर साहब? और आपने कहा कि बड़े कॉमन होना शुरू हो गया है एक सर्टेन एज के बाद, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा ये एक एज के बाद, अगर एज वाइज इसका डाटा देखा जाए तो ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ये 60 और 65 साल के बाद होता है, मोस्ट कॉमनली जो होता है। और अगर 70, 80, 90 साल की उम्र तक देखें तो जितने भी मेल्स रहते हैं उन सब में अराउंड जो 50 से 70% तक ये कैंसर पाया जाता है ये। जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब में ट्रीटमेंट चाहिए, तो सब में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी होती है जी। पर कुछ जो कैंसर जो थोड़े से एडवांस होते हैं उसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए इसका समय रहता है इसका उपचार डायग्नोस करना जरूरी रहता है जी। लेकिन ट्रीटमेंट सब में जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें जरूरी है उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। उस पर भी डॉक्टर साहब मैं आऊँगा, लेकिन कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? कारण देखिए, इसमें एक तो ये अनुवांशिक जो रहता है जी, वो अराउंड 100 में से अगर आप देखेंगे तो 8 से 10% जो पेशेंट्स रहते हैं, जो मरीज रहते हैं, तो उनमें ये हेरिडिटी होता है जिसको अनुवांशिक बोलते हैं, और फैमिली में रन करता है जी। अगर किसी के पिताजी या किसी के भाई को अगर कैंसर है तो उस केस में जो मरीज रहता है उस केस में उसको ये जो कैंसर का रिस्क है, आम जनता जो आम पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा रहता है जी। उससे ज़्यादा रहता है। ये अलग अलग जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पाया गया कि ये जो कैंसर रहता है आम पॉपुलेशन से अराउंड 2 से 3 टाइम ज़्यादा रहता है जी।
थ्रू सिटी, एक तो हो गया आनुवंशिक डॉक्टर साहब, और भी कारण बाकी दूसरे जो मोस्ट कॉमन रहते हैं वो एनवायरमेंटल रहते हैं, जिसका बहुत एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उसमें जो जैसे एनवायरमेंटल हो गया वो रहता है इसमें, मोटापा हो गया ये रहता है इसमें, कुछ खान पान से भी है, बट वो बहुत ज़्यादा इसमें जो स्टडीज हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। जी, खान पान से भी संभव है, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि आपने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस, ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व जरूर है, और मोटापा भी एक कारण जो आपने मोटापा कहा, इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और आनुवंशिक। ये देखा गया है कि जो लोग जिसमें ये मोटापा होता है उसमें जो कैंसर की स्टेज, जो एग्रेसिव कैंसर होता है वो उनमें ज़्यादा होता है। जी, तो कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब के बतौर विशेषज्ञ आप साथ साथ ये भी बता रहे हैं, क्योंकि ये मेन फैक्टर है, मेन कारण है, तो जो लोग ओबीस हैं, थोड़ा मोटापे से ग्रस्त हैं, वो थोड़ा अपना जांच पड़ताल समय रहते करें। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड रहती हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ये सब चीज़ें इसके साथ, धूम्रपान वगैरह सब। और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट कंडीशंस भी आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब, लक्षणों की चर्चा कर लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। क्या शुरुआती लक्षण कोई ऐसे दिखने में आते हैं जिससे अगर थोड़ा सा सजग हो जाए पेशेंट, तो समय रहते जो है डॉक्टर के पास जाँच पड़ताल करने आ जाएँ? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एज सच इसकी कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो प्रोस्टेट के क्या होता है कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है ये एक स्टेज के बाद 40 साल के बाद 45 साल के बाद ये हर पुरुष में ये ग्रो करना शुरू कर देती है। प्रोस्टेट तो वो बचपन से ही होता है, बट बहुत छोटा रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एज के साथ बढ़ना शुरू करता है। और इनके जो बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं वो 50s के बाद आना शुरू होते हैं। तो दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं, दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। पेशेंट जो रहता है, जैसे पेशाब बार बार आना, है ना, एकदम कंट्रोल नहीं कर पाना पेशाब को, और कई केसेस में पेशाब में खून आना, है ना, और पेशाब करने के बाद इनकम्प्लीट सेंसेशन होना कि नहीं अभी पेशाब बचता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो दोनों के रहते हैं, बिनाइन वाले भी और इसके कैंसर वाले भी, दोनों ओवरलैप करते हैं। ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम्स इसका नहीं होता है। स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि शुरुआती ये सिम्टम हो सकते हैं। हाँ जी। और अगर कोई मरीज लेट स्टेज में आए, अगर कोई एडवांस डिजीज़ के साथ आए, तो उसमें सिम्टम्स मिल सकते हैं। जैसे कई बार पेशेंट अगर शरीर में हड्डियों में चले जाए, तो कोई फ्रैक्चर के साथ आ सकता है, या बोनी पेन्स के साथ आ सकता है। और दूसरा, अगर कई बार किडनी फेलियर के भी पेशेंट आ जाते हैं, कई बार खून की नलियों में थपके जम जाते हैं, ये सब लेट स्टेजेस में पेशेंट इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि शुरुआती कुछ लक्षण हो सकते हैं, पेशाब बार बार आना, बार बार मन करना, कंट्रोल ना होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो सकती कि वो कैंसर ही है। यहाँ वो डायग्नोज से ही होगा। हाँ, यहाँ पे फिर डॉक्टर का रोल आता है। तो डॉक्टर साहब, उस पर आता हूँ मैं सीधे अब कि अब मान लीजिए डॉक्टर साहब इस तरह के सिम्टम्स हैं भी, और पेशेंट आपके पास आता है, तो फिर आप बतौर एक्सपर्ट जो है वो ऐसे कोई डायग्नोसिस प्रक्रिया से गुजरते हैं जिससे ये पुष्टि हो जाए कि ये पेशेंट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त है? वो क्या क्या डायग्नोसिस प्रोसीजर्स हैं? सबसे पहले तो पेशेंट जैसे ही आता है तो सबसे पहले तो उसको एग्जामिनेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। उसका लेट्रिन वाला रास्ता चेक करके हम लोग जो गुदूद होता है, प्रोस्टेट होता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन को बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, अगर कई जो अर्ली स्टेज वाले कैंसर है वो आपको उसमें पता नहीं चलेंगे, बट जो एडवांस और लेट स्टेज वाले होते हैं उसमें हम लोग वो सिर्फ उसी एग्जामिनेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें ये डाउट है। फिर हम लोग उसमें फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फर्दर उसमें टेस्ट करवाते हैं, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं। वो क्या क्या टेस्ट है डॉक्टर साहब? जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हम लोग इसमें रहता है वो रहता है PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये मोस्ट कॉमन है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब, क्या है ये टेस्ट? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये कि प्रोस्टेट से रिलेटेड एक एंटीजन होता है, प्रोटीन होता है जो निकलता है प्रोस्टेट से। हाँ, ये है कि ये स्पेसिफिकली कैंसर के लिए नहीं होता है, पर ये यूजली देखा गया है कि ये कैंसर के जो मरीज होते हैं उसमें ये बढ़ जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे 0 से 4 तक लेते हैं, 4 इसका अपर लिमिट लेते हैं हम लोग। तो अगर किसी का PSA 4 से कम है तो उसमें देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम है। और किसी का अगर PSA 10 से ज़्यादा है तो उसमें वही प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा रहती है संभावना। मतलब 100 में से आराम से 25-30% में ये संभावना रहती है। उसमें ग्रे जोन रहता है 4 और 10 के बीच में। तो उसके लिए हम फर्दर फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उसको उसमें फिर डायग्नोस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो PSA टेस्ट करते हैं,
तो लेकिन डॉक्टर साहब ये पूरी तरह से प्रभावी है, यानी पीएसए से ही पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या कोई और टेक्निक? उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि हम लोग देखा जाता है कि पीएसए जो है सिर्फ कैंसर वाले पेशेंट्स में नहीं बढ़ता है, इसके और भी कारण होते हैं पीएसए बढ़ने। जैसे कोई अगर सिंपल सा किसी का एग्जामिनेशन किया उसमें बढ़ जाता है, किसी ने कोई साइकिलिंग किया उसमें बढ़ जाता है, कोई जैसे इजैकुलेशन हो गया उसके बाद अगर कोई टेस्ट करवाता है तो उसमें बढ़ जाता है ना। तो ये सिंपल, या कोई इन्फेक्शन हो गया मोस्ट कॉमनली जो रहता है उसमें भी पीएसए बढ़ जाता है। तो वो सिर्फ आपको क्लिनिकली देख के ही पता चलेगा कि वो उसमें फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। तो ये जो टेस्ट है डॉक्टर साहब, तो सिंपल टेस्ट है या कोई पेनफुल प्रोसीजर है या कुछ? ये खून की जांच, लोगों में बड़ी भ्रांतियां रहती है डॉक्टर साहब। एक खून की जांच है जी, सिंपल थोड़ा सा खून लेके 2 से 3 ml ब्लड लेके उसका एक पीएसए की वो किसी भी जो अच्छी सी लैब है, अब तो सरकार ने सब जगह पे अवेलेबल है लैब्स, तो वहाँ पे ये इजीली हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया, एक तो पीएसए टेस्ट करना अनिवार्य है और कोई सामान्य सा टेस्ट है और करना जरूरी है, उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब पुष्टि करने के लिए कि ये प्रोस्टेट कैंसर ही है या फिर किस स्टेज का है, कोई और जांच पड़ताल इन प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं? हाँ, इसके बाद जब हम पीएसए बढ़ा है, जब देख लिया कि पीएसए बढ़ा है और क्लिनिकली लग रहा है कि हो सकता है ये कि इसमें इस मरीज में कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर हो सकता है, तो उसमें फर्दर हम लोग क्या करते हैं, उस गदूद से हम बायोप्सी लेते हैं जी। उस गदूद से छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे पीसीज लेते हैं, उसको प्रोस्टेट बायोप्सी बोलते हैं जी। तो उसके बाद हम लोग कंफर्म करते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं है जी। तो उसके बाद फिर पुष्टि हो जाती है कि इस पेशेंट में कैंसर है, क्योंकि दोनों का इलाज अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है जी, कैंसर का इलाज अलग रहेगा और वैसे ही अगर कोई बिनाइन है जिसमें कैंसर नहीं है उसका इलाज कुछ और रहेगा जी, वो रहेगा। तो एक तो डॉक्टर साहब फिर बायोप्सी होगी, इसके अलावा भी कोई और टेस्ट? फिर एक बार अगर कंफर्म हो गया, बायोप्सी आ गई कि यहाँ तो स्टेजिंग कैसे पता चले? फिर हम स्टेजिंग करते हैं पेशेंट में। उसमें अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्टेजिंग के लिए हम लोग यूजली आजकल जैसे एमआरआई यूज़ करते हैं। एमआरआई के अलावा अभी जो लेटेस्ट चलता है वो एक पेट स्कैन होता है, पीएसए में पेट स्कैन बोलते हैं उसको, प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन एंटीजन होता है, उसी के लिए पीएसए में पेट स्कैन होता है, वो हम लोग करते हैं जी। तो उससे हम लोग स्टेज कर लेते हैं पेशेंट को कि ये पेशेंट, उसको फिर विभाजित करते हैं इसको जी कि जो कैंसर है मोटे मोटे तौर पे 3 इसमें डिवाइड कर लेते हैं कि लोकलाइज कैंसर है, कि लोकली एडवांस कैंसर है, कि मेटास्टेटिक कैंसर है। लोकलाइज कैंसर होता है जो सिर्फ ग्रंथि के अंदर ही है, वो उससे बाहर नहीं निकला है। लोकली एडवांस कैंसर होता है वो थोड़ा सा है ग्रंथि के अंदर ही, बट थोड़ा सा जो एडजेसेंट वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसमें उसको इन्वॉल्व कर रहा है वो जी। और तीसरा होता है मेटास्टेटिक, तो ये लेट स्टेज होती है, इसको बोलते हैं फोर्थ से लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, जो अक्सर लोग भ्रमित करते हैं। तो उसमें लास्ट स्टेज में जो रहता है तो उसमें पेट स्कैन या एमआरआई वगैरह से पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यूजली ये हड्डियों में फैलता है ना, या फिर शरीर के दूसरे अंगों में फैलता है, तो उसमें वो अपटेक रहता है, तो हम लोग उससे कंफर्म कर लेते हैं कि ये स्टेज है पेशेंट की। तो डॉक्टर साहब आपने पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से डायग्नोसिस आप करते हैं। आपने कहा कि एक पहले सामान्य सा टेस्ट है जो पीएसए जो आप करते हैं, उसके बाद आपने कहा कि फिर अगला टेस्ट जो करते हैं जिसमें बायोप्सी आप लेते हैं और उससे पुष्टि हो जाती है कि कैंसर है। अब स्टेजिंग की बात आती है, फिर स्टेजिंग के लिए आपने दूसरे प्रोसीजर्स बताए जिसमें स्टेजिंग होती है और अलग अलग तरह से जो है, लेकिन सामान्य भाषा में अगर कहें तो डॉक्टर साहब क्या वही है जिसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 या इस तरह से? इसमें अगर सामान्य भाषा में से जैसे वह स्टेज 1 to 4 होता है, तो इसमें स्टेज 1 और 2 जो बोलते हैं वो लोकलाइज कैंसर में ही आती है, और स्टेज 3 जो होती है वो लोकली एडवांस होती है, और स्टेज 4 जो होती है वो मेटास्टेटिक जी। तो डॉक्टर साहब कौन सी स्टेज में किस तरह का उपचार अवेलेबल है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जहन में आता है, वो ये कि बहुत बार जैसे आपने कहा कि शुरुआती सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, और मान लीजिए आनुवंशिक कोई है तो फिर थोड़ा सा वो सजग हो जाए, लेकिन अगर मोटापा नहीं है तब भी हो सकता है, तो फिर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को जैसे आपने कहा कि कई बार जो है बहुत लेटर स्टेज में 3rd 4th स्टेज में जाके सिम्टम्स कुछ दूसरे आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कि वो समय रहते आपके पास आए, डॉक्टर के पास आए, तो लेकिन अगर नहीं आते हैं तो उन दर्शकों के लिए कि जो समय रहते उपचार नहीं करते, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? भयानक कॉम्प्लिकेशन कोई हो सकती है अगर वो ऐसे टालम टोल करते रहें और डॉक्टर की सलाह ना लें समय रहते? जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो कैंसर होता है, अगर आप 70, 80, 90 साल के पेशेंट्स देखेंगे तो उसमें ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है जी। वो धीरे धीरे मतलब 80-90% तक बढ़ जाता है उसमें जी। मतलब 90 साल के पेशेंट में अगर आप बायोप्सी कराएंगे तो उसमें कैंसर आएगा जी।
बट इसमें जो 90 साल तक जी लिया उसमें आगे उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस संभावना कम है। जी। पर जो यंग पेशेंट है जी। उसमें हम लोग वरीड रहते हैं क्योंकि उसमें कुछ, तो इसके लिए जो अगर टाइमली जैसे बायोप्सी करवा ली जी। तो बायोप्सी के बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि इसमें तो कहना था तो डॉक्टर साहब ये कि समय रहते जो है और लोग जो है वो खासकर जो कम एज ग्रुप के लोग हैं वो समय रहते उपचार डायग्नोसिस जरूर कराएं और डॉक्टर को से सलाह जरूर लें और उपचार भी उसी तरह से सुजेस्ट जो डॉक्टर करें उस हिसाब से चलें। चलिए डॉक्टर साहब उपचार पे आते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक कहा आपने कि जो कैंसर होगा और दूसरा बिनाइन जो कैंसर नहीं है, नॉन कैंसरस है, दोनों का उपचार अलग अलग है। एक तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि दोनों का उपचार अलग अलग में क्या क्या है, और तीसरा सवाल मेरा ये कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस, उसमें अलग अलग स्टेज में किस तरह का उपचार आज की तारीख में अवेलेबल है। जो प्रोस्टेट कैंसर वर्सेस जो बिनाइन जो है मतलब जिसमें कैंसर नहीं है जी। उसमें जो बिनाइन प्रोस्टेट वाले जो सिम्टम्स आते हैं उसमें जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है दवाइयों वाला। जी बिल्कुल। जिसमें हम मेडिसिन देते हैं जी। तो अगर मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट होती है बहुत अच्छा जी। तो लोगों को देखा गया कि मेडिसिन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है और वो उसी पे जैसे बाकी ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ती है वैसे ही इसकी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। जी। मेडिकेशन एक तो बिनाइन में आपने कहा जो नॉन कैंसरस है। जी। और दूसरा अगर बिनाइन में भी अगर ज़रूरत पड़े या पेशेंट को दिक्कत हो कि दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन रहे क्योंकि प्रोस्टेट की भी, तो उसमें हम लोग उसमें सर्जरी करते हैं जो दूरबीन के माध्यम से हम लोग प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। जी। तो आई बात इसकी कैंसर की। कैंसर की जो ट्रीटमेंट रहता है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जी। एक तो एज पे डिपेंड करता है और दूसरा PSA लेवल पे डिपेंड करता है और तीसरा डिपेंड करता है ग्रेडिंग क्या है इसकी। जी। तो जब मैंने बायोप्सी की बात की तो बायोप्सी में एक और चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं ग्लीसन स्कोर। तो ग्लीसन स्कोर के अकॉर्डिंग यूजली वो 10 तक होता है। वो उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, पर उसमें डिटेल में न जाके, पर उसमें 10 तक रहता है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ग्लीसन स्कोर कितना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या रहेगा। जैसे लोकलाइज डिजीज़ है, अगर लोकलाइज डिजीज मतलब स्टेज 1 और 2 जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें जो मेन रहता है एज के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई पेशेंट कोई 85 या 90s में आपको मिलता है तो उसमें हम लोग उसमें वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं उसमें। जी। क्योंकि उसमें हम लोग देखी जाती है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जी। अगर सपोज पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है जी। तो उसमें काफ़ी चांसेस है कि वो प्रोस्टेट कैंसर की बजाय जो उसके साथ बाकी बीमारियां रहेंगी या दूसरा रहेगा तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो सकती है रेदर देन कि उसको प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। ऐसे पेशेंट्स पे हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं। जब जरूरत होती है तो हम लोग उसमें इंटरवीन करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो तरीका वेट एंड वॉच यानी जिसमें ना तो आप मेडिकेशन करेंगे ओल्ड एज में रहता है हम लोग। हाँ, ओल्ड एज में या पेशेंट नहीं चाहे तब करते हैं हम लोग उसमें। बिल्कुल है ना। और दूसरा रहता है कि अगर पेशेंट यंग है, 60s में है, 70s में है, हेल्दी है, तो उसमें हम लोग स्टेज 1 और 2 में जो हमारी रहती हैं तो एक तो रहता है हमारे पास इसमें सर्जरी की ऑप्शन रहती है जी, जिसमें हम प्रोस्टेट को पूरा निकाल देते हैं इसमें जी। और दूसरा रहता है कि रेडियोथेरेपी रहती है इसमें जी। और तीसरा रहता है हार्मोनल थेरेपी रहती है जी। और एक कीमोथेरेपी भी होती है पर लोकली उसमें वो लोकलाइज के लिए 2 में थोड़ा अवॉइड करते हैं आप। आपने कहा लेकिन आपने कहा कि जी एक तो मेडिकेशन आपने बताया डॉक्टर साहब, दूसरा आपने सर्जरी बताया और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन डॉक्टर साहब? सर्जरी में जिसमें बताया कि उसमें हम लोग पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं। बिनाइन में हम लोग अंदर से निकालते हैं, इसमें पूरा निकाल देते हैं और उसमें जो पेशाब और जो मूत्र वाली नाली होती है उनको फिर आपस में जोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें देखा गया कि इसमें ऑलमोस्ट पूरा क्योर हो जाता है पेशेंट, फिर उसको फॉलोअप की भी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा रहता है कि आपको रेडियोथेरेपी रहती है जी। जो लोकलाइज जो कैंसर रहते हैं उसमें रेडियोथेरेपी भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है जी। पर रेडियोथेरेपी में फिर अलग अलग रहता है कि उसमें ब्रेकीथेरेपी और IMRT रहता है, वो उसमें कर सकते हैं हम लोग जी। और तीसरा फिर जो रहता है हार्मोनल थेरेपी यूजली इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसमें जी। क्योंकि ये जो प्रोस्टेट कैंसर रहता है ये एंड्रोजन डिपेंडेंट रहता है। तो एंड्रोजन जो रहते हैं वो हमारे अंडकोश से निकलते हैं जी। तो इसके लिए हम लोग उनको सप्रेस करने के लिए तो 2 तरह से वो उसमें इलाज होता है, या तो उसको अंडकोश को निकाल दिया जाए या फिर आजकल जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन हैं, तो वो लगवा के हम लोग वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको हम बिल्कुल डाउन कर देते हैं, एंड्रोजन डिप्राइव कर देते हैं उसको जी। तो ये लोकलाइज कैंसर में रहता है ये स्टेज 1 और 2 में। हाँ जी। फिर जब स्टेज
स्टेज 3 की, जिसको हम बोलेंगे लोकली एडवांस कैंसर जी। है, उसमें भी इसमें सर्जरी का ऑप्शन रहता है प्लस, पर उसके साथ हमारे को जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे एंड्रोजन डिप्राइवेशन या लोकली आपको अगर रेडियोथेरेपी देनी है जी। या फिर एंटी हार्मोनल है या कीमोथेरेपी देनी है, वो हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं जी उसमें। जी फिर तीसरा जो सबसे उसमें रहता है कि जो आजकल जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस वैसी इतनी है नहीं, तो हमारे पास एक्चुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो अभी भी लेट स्टेज वाले ही आते हैं, मेटास्टेटिक वाले आते हैं जी। तो उन पेशेंट्स को थोड़ा सा वो देख के करना पड़ता है कि आपको उनका स्टेटस कैसा है, एज कैसी है, उनका फिटनेस कैसी है, फिटनेस, बिल्कुल। फिटनेस कोई को देख के दूसरी फिर हम बीमारियां तो लोग नहीं है। स्टार्ट करते जी। हैं। तो उसमें अगर एग्रेसिवली करना है तो हम लोग ट्रिपल थेरेपी देते हैं, जिसमें हम लोग ये हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं जी। और साथ में हम लोग इसमें रेडियोथेरेपी के साथ ये अपना एंटी हार्मोनल थेरेपी के साथ कीमोथेरेपी भी स्टार्ट कीमो करते भी हैं। देते हैं। कीमो भी देते हैं हम जी। लोग उसमें, तो वो स्टार्ट करते हैं हम जी। लोग इसमें। और उसमें सर्जरी ऑप्शन भी है डॉक्टर साहब क्या इसमें? नहीं, सर्जरी की जो ऑप्शन जो एक्चुअली फोर्थ स्टेज में? सर्जरी की जो ऑप्शन रहती है वो लोकली एडवांस स्टेज तक ही रहती है। लोकली एडवांस स्टेज में भी अगर आपको लगता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा तो फिर वो रहता है, अदरवाइज सर्जरी जो बेस्ट रहती है वो लोकलाइज डिजीज में रहती है। स्टेज और 1-2 के लिए जी। वो सर्जरी बहुत बढ़िया रहती तो है। सर्जरी मतलब चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन आपने कहा कि थर्ड में भी हो सकता है, कि आप थर्ड में भी आप कह रहे थे, लेकिन थर्ड में भी करते हैं, बट उसमें साथ फिर आपको एडिशनल आपको हाँ जी, और ट्रीटमेंट वो फॉलोअप आपने में ट्रिपल- देना पड़ेगा। ट्रिपल patient को। थेरेपी हाँ, जो आप बात वो कर देना रहे थे। पड़ेगा, उसमें देना जी। पड़ेगा। हाँ जी। और जो फोर्थ है डॉक्टर साहब, उसमें तो फिर आपने कहा कि बहुत उसमें सारी फिर आपको फिर उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना है और डिपेंडिंग पर फिर पेशेंट को फॉलोअप रखना है, क्योंकि इसमें जो वेरियस स्टडीज़ में देखा गया कि जब एक बार कैंसर फैल जाता है तो उसमें सर्वाइवल टाइम जो रहता है यूजली मतलब 1.5 से 2 साल तक रहता है जी। और डिपेंडिंग ऑन की साइट कहाँ पे है जी। इसकी। पर अभी लेटेस्ट जो दवाइयाँ आई हैं उनसे देखा गया कि अभी तो जो सर्वाइवल है वो बढ़ रहा है इनका। जी। वो बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक अच्छी खबर आपने साथ में दी ट्रीटमेंट की ऑप्शन बताते हुए कि फोर्थ स्टेज में चूंकि ऑप्शंस तो हर तरह का ऑप्शन आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं एक्सेप्ट सर्जरी और मेडिकेशन भी, लेकिन सर्वाइवल एज जो आज के चिकित्सा अनुसंधान के इस युग में जो मेडिकेशन नई मेडिकेशन आ गई हैं उससे जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है, आपने कहा कि ये जो फोर्थ स्टेज का जो कैंसर है जिसको आप मेटास्टेटिक क्या कह रहे थे? मेटास्टेटिक जो है उसको ये इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो ये रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? ये लास्ट स्टेज में क्यों आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और तब आपके लिए भी मेडिकल फर्टिलिटी के लिए भी चैलेंज हो जाता है कि पेशेंट को कैसे क्योर करें? अभी एक लिए हो गया कि अभी जैसे जैसे अब हेल्थ सुविधाएं अब बढ़ रही हैं जी। और लोगों के लिए जो अब आसपास नज़दीक में ही टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से अब लोगों को ये सुविधा हो गई है, तो लोग अब लोकल डॉक्टर के पास भी जाके वो लोग भी लोकल टेस्ट करवा के हमारे पास आ जाते हैं। इसमें कैंसर का डिटेक्शन रेट तो बढ़ा है, पर अभी हमने देखा कि इसमें अभी भी हमारे पास जो अर्ली स्टेज वाले कैंसर है वो कम ही आते हैं हमारे पास जी। और जो लेट स्टेज वाले हैं वो अभी भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दूर दराज से हमारा भौगोलिक स्थितियाँ भी ऐसी हैं कि एकदम से लोग पहुँच भी नहीं सकते। शिमला तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पर ये जो इस तरह की सुविधाएँ हैं क्योर करने का, वो फिर इस तरह के जैसे इंदिरा गांधी चिकित्सालय है, अस्पताल है, तो या उसमें या फिर एम्स ऐसी हॉस्पिटल में, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा नहीं होगी, इसलिए संभव है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो फोर्थ स्टेज आ जाती है, या फिर लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं दूर दराज क्षेत्रों से। और भी कोई कारण हो सकता है? एक्चुअली इसमें जो एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, सीए प्रोस्टेट जो रहता है ना, बाकी जो शरीर के जो कैंसर्स रहते हैं उनके बनस्पत ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट कैंसर रहता है। वो ऐसा नहीं कि अगर आज आपको पता चला तो आपको मतलब 4-5 महीने में वो एडवांस हो जाएगा, उसका वैसा नहीं रहता। ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण रहता है, तो इसलिए लोग उसको लिंगर ऑन कर उसको टालते रहते हैं। जब वो उस स्टेज पे आ जाते हैं फिर उसके बाद वो तब तो जैसे आपने कहा कि वो जो फोर्थ स्टेज आती है तब तक तो जो कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं वो बहुत बढ़ जाती है, वो उन तक बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल जाते जाते वो ये कि क्या सावधानियाँ या कोई प्रिकॉशंस या कोई और सुझाव हमारे दर्शकों के लिए, कि ताकि अगर कोई इस तरह का सिम्टम्स शुरुआती तौर पे हो या फिर इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हों तो फोर्थ स्टेज में ही ना आए, ताकि फिर वो समय रहते आपको भी समय मिले, क्योंकि आप मेडिकल फर्टिलिटी आप लोग तो हमेशा ही इसी प्रयास में रहते हैं कि पेशेंट जो है क्योर हो जाए टोटली और उसको घर भेजें और
वो पूरी बीमारी ठीक करके ही घर भेजें। ये ना हो कि 4th स्टेज में आपके पास आए तब आप ये देखें कि अब कौन से ऑप्शन से इसके लाइफ स्पेन कैसे बढ़ाया जाए। तो कोई ऐसी सावधानियाँ, कोई ऐसी प्रिकॉशंस या कोई ऐसे सुझाव डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए? एक तो अभी आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को अभी ये जो सिम्टम्स रहते हैं, यूरिनरी सिम्टम्स, इनके साथ जीना छोड़ देना चाहिए। आपके पास इसका इलाज संभव है जी। आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए, जी। वहाँ पे डॉक्टर को लगता है तो वो रेफ़र कर देते हैं जी। है ना। तो टाइमली रेफरल भी एक डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही कि शुरुआती इस तरह के लक्षण उनको टाल मटोल ना करें। कम से कम आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये मूत्र विकार संबंधित या इस तरह की जो शुरुआती सिम्टम है उनका तो डायग्नोस कराएं, ताकि वो अगर रेफर करें तो हमारे तक आए। डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस कार्यक्रम में आज हमारे दर्शकों से साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।